नमस्ते। चलिए हमारी आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं और जो शीर्षक है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, जो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। अब इस कहानी में है क्या? तो इस कहानी में जो लेखिका हैं उनका चंद्रदेव से संवाद है। ठीक है, वो चंद्रदेव से संवाद करती हैं। यहाँ पर वो व्यंग करती हैं तत्कालीन गवर्नर पर। चंद्रदेव से संवाद करके इस कहानी के माध्यम से वो तत्कालीन गवर्नर पर व्यंग करती हैं। अब तत्कालीन गवर्नर कौन है हमारे? तो जो उनका नाम हम अभी आगे आपको बताएंगे। जो भी हमारे तत्कालीन गवर्नर थे बंग महिला के समय में, आज के समय में नहीं, क्योंकि इस कहानी में उनके ही ऊपर व्यंग किया गया है। ठीक है, देखिए व्यंग हम कब करते हैं? जब हम किसी से कोई भी बात सीधे सीधे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते तो हम क्या करते हैं? व्यंग करते हैं। इसी तरह अंग्रेजों का शासन था, उनसे सीधे कोई बात कही तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि भाई अगर उनसे सीधे सीधे कोई बात कहो तो उनको बुरा लगता था। अगर बुरा लगेगा तो फिर क्या होगी? सज़ा दी जाएगी। तो बंग महिला यहाँ पर क्या करती हैं? यहाँ स्पष्ट सीधे तौर पर बात नहीं कहती अंग्रेजों से, वो चंद्रदेव के माध्यम से व्यंग कर रही हैं इस कहानी में। ठीक है, कहानी का जो केंद्र है वो अर्थ नीति और राजनीति पर है। और जो भवदेव पांडे हैं इस कहानी को पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। छोटी सी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है और अच्छा लगेगा। देखिए कहानी में कथा सार जो है सिर्फ यही है कि पूरी कहानी में चंद्रदेव से वो बात करती हैं लेखिका यानी बंग महिला। तो आज की हम जो कहानी है उसमें कथा सार को हम जब कथन पढ़ेंगे तो उन्हीं के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक प्रकाशन वर्ष अभी हम सारी बातें देखने वाले हैं। पत्रात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज की स्थिति जो है उसको दिखाती है। कैसे स्थिति? भाई राजनीतिक बातें हो रही हैं तो राजनीतिक स्थिति दिखाई जाएगी। राजनीतिक स्थिति दिखाई जा रही है तो आर्थिक स्थिति भी दिखाई जाएगी। ठीक है, जो क्या समाज की क्या स्थिति थी अंग्रेजों के समय में? अंग्रेजों के समय में जो समाज था वो क्या चाहता था? वो चाहता था डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन क्या गवर्नर साहब जो थे हमारे तत्कालीन, क्या वो डेवलपमेंट कर रहे थे? वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। वो ज़्यादा अपने मौज मस्ती पर ध्यान देने वाले इंसान थे। तो इसीलिए जो लेखिका है वो व्यंग कर रही हैं। चलिए देखते हैं लेखिका कैसे व्यंग करती हैं। चंद्रदेव से मेरी बात के विषय में कुछ शब्द हैं, पहले उनको देखिए। यह कहानी भगवान चंद्रदेव के प्रति एक महिला को चंद्रदेव के प्रति एक महिला को प्रणाम और उनके जीवन पर केंद्रित है। यानी एक महिला है। एक महिला कौन है? वो आपकी लेखिका हैं जो चंद्रदेव से बात कर रही हैं। ठीक है, और वो कैसा बात करती हैं? दासी भाव रख करके बात करती हैं। ठीक है, इसमें चंद्रदेव के गौर वर्ण पर कालिमा के लिए कई उपमाएं आई हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें चंद्रदेव के गौर वर्ण पर कालिमा के लिए कई उपमाएं आई हैं, जैसे कलंकी, शशांक, शशधर, लांघन। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो अब पेपर बनता है, जो एनटीए अभी पेपर बना रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपसे। उसमें क्या पूछेगा? ऐसे ही पूछ लेगा कि कितनी उपमाएं चंद्रदेव के लिए दी है लेखिका ने। तो आप ध्यान रखिएगा, कलंकी, शशांक, शशधर और शशलांघन। ठीक है, साथ ही कहानी में देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी कौन है? ये भी पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में जो धन्वंतरी हैं उनकी क्या भूमिका है? तो क्या है? फैमिली डॉक्टर हैं। ठीक है, और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त हैं। भाई चित्रगुप्त ही तो फैसला करते हैं ना कि कौन जाएगा स्वर्ग में, कौन जाएगा नर्क में, किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किसने कितने पाप किए हैं, किसने कितने पुण्य किए हैं।
तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त की भी इसमें चर्चा है। तो ये बातें यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समाज और राजनीतिक समस्याएं इसमें कैसे उठाई गई हैं। तो आर्थिक दशा को बताया गया है। इस कथा में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी का वर्णन है। यह समय का प्रतिबिंब है जब भारत में गरीबी और बेरोजगारी का संकट गहरा रहा था। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो बंग महिला हैं वो क्या करती हैं, जो बंग महिला हैं वो व्यंग कस रही हैं। क्यों व्यंग कर रही हैं? क्योंकि जो गवर्नर है तत्कालीन, हमारे गवर्नर कौन है? तत्कालीन गवर्नर होते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। जो अभी आपने ये देखी ये तस्वीर, ये किसकी है? ये बंग महिला जी की है, राजेंद्र बाला घोष की, ठीक है। तो जो तत्कालीन गवर्नर हैं उनकी भी तस्वीर है अभी आगे, लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन के विषय में व्यंग महिला कहती है कि लॉर्ड कर्जन को ध्यान देना चाहिए कि देश की आर्थिक दशा क्या है, ठीक है, देश में बेरोजगारी कितनी है, ये ना देख करके लॉर्ड कर्जन क्या कर रहे हैं, घूमने फिरने में मस्त हैं। तो उस पर व्यंग कर रही हैं बंग महिला, ठीक। फिर देखिए नारी शोषण कैसे इसमें रखा गया है। कहानी में नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी वर्णन किया गया है। यह उस समय की स्त्री स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती है जब महिलाओं पर कई प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक दबाव थे, ठीक। राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे इसमें दिखाया गया है। कहानी में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिनको कज़ाइन भी कहते हैं, की चर्चा है, ठीक है। किसकी? लॉर्ड कर्जन। पूछ सकता है कि कहानी में किस गवर्नर की चर्चा है, तो आप बताइएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और ये भी जो जितने आपकी इस कहानी से प्रश्न बन सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण हेडिंग्स है, ठीक है, वो मैं यहाँ रख रही हूँ। समाज और राजनीति की स्थिति इस कहानी में दिखाई गई है। पहला आर्थिक दशा, दूसरा नारी शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे है। लॉर्ड कर्जन जिसे आधुनिक भारत का प्रभु कहकर संबोधित किया गया है। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में आधुनिक भारत का प्रभु किसको कहा गया है। तो किसको कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को कहा गया है, ठीक है, कहकर संबोधित किया गया है। यह उस समय की राजनीतिक स्थिति का प्रतिबिंब है। देखिए उस समय की राजनीतिक स्थिति का प्रतिबिंब है। तो ध्यान रखिएगा आप, तीन बातें, समाज और राजनीति की समस्याओं को दिखाया गया है, आर्थिक दशा को भी दिखाया गया है इस कहानी में, नारी शोषण को भी दिखाया गया है और राजनीतिक हस्तक्षेप को भी दिखाया गया है, ठीक है। लेखिका का परिचय चलिए थोड़ा देख लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष जो है वो 1882 से इनका जन्म हुआ था 1882 में, 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका हैं, ध्यान रखिएगा, पहली छापामार लेखिका थी। इन्होंने अपने आक्रामक लेखन द्वारा पुरुष सत्तात्मक समाज की चूलें ढीली कर दी। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजेंद्र बाला घोष से पहले जो लेखक होते थे वो कैसे होते थे? पुरुष होते थे, ठीक है। ये पहली स्त्री लेखिका थी और इन्होंने ऐसा लिखा कि जो पुरुष हैं उनकी भी क्या हो गई? चूलें ढीली हो गई, ठीक है। बंग महिला, वे बंग महिला के छद्म नाम से लिखती थी। बंग महिला इन्हीं का नाम है। उनका लेखकीय अभियान फेमिनिस्ट आंदोलन का प्रथम अध्याय साबित हुआ। इसको भी ध्यान रखिएगा, फेमिनिस्ट आंदोलन का प्रथम अध्याय साबित हुआ। फेमिनिस्ट जो स्त्रियों से संबंधित, जिसमें स्त्री के शोषण की बात की जाती है, ठीक है, जिसमें स्त्रियों से संबंधित बात होती है। परिवार और शिक्षा क्या है लेखिका का, यानी राजेंद्र बाला घोष का। राजेंद्र बाला का जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष है और माता का नाम नीरद वासिनी घोष। इन्हें प्रारंभिक शिक्षा अपनी माताजी के संरक्षण में प्राप्त हुई थी। पहले ये कहाँ थी? कलकत्ता में थी। बाद में ये अपने जो मिर्ज़ापुर है, जहाँ इनका जन्म स्थान था, ठीक है,
वहाँ ये आ जाती हैं। कहानी में उठाए गए विषय कौन कौन से हैं? तो पहला विषय है, कहानी में पक्षपात दिखाया गया है। कहानी में पक्षपात और भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है जो उस समय के समाज में व्याप्त था। आधुनिक विकास, कहानी में आधुनिक विकास के पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे बिजली, वाहन, पुल आदि। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि जो लेखिका हैं वो कहती हैं, गंगा का नाम लेती हैं कि गंगा नदी पर व्यंग कसती है ना, तो वो चंद्रमा से कह रही हैं कि गंगा के वक्षों पर बड़े बड़े क्या मतलब खंभे लगा दिए गए हैं। ऐसा बोलती है कि उनके भी हृदय को नहीं छोड़ा गया है, उनके भी हृदय पर क्षति पहुंचाई गई है। जैसे जो पुल बन रहे थे ना गंगा नदी पर, उस पर व्यंग किया है इन्होंने कि पहले गंगा कैसी थी, स्थिर थी, लेकिन आज गंगा कैसी है, गंगा को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक। ज्ञान विज्ञान, कहानी में ज्ञान विज्ञान के विषय पर चर्चा की गई है, जैसे चिकित्सा, तंत्र विज्ञान आदि। ध्यान रखिएगा। आधुनिक विकास, कहानी में आधुनिक विकास के पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे बिजली, वाहन, पुल आदि। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन की है। ठीक है, यही बहुत घूमते थे, विकास नहीं करते थे। देशी राजाओं की स्थिति दिखाई गई है, ऋण विहीनता। कहानी में देशी राजाओं की ऋण विहीनता और उनकी असहायता का वर्णन है। वे अपने राज्य में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी नहीं रखते। यहाँ राजाओं के विषय में बताया गया है कि राजा तो ऐसे हैं कि उनके राज्य में कौन सी घटना हो रही है उससे भी राजा को कोई मतलब नहीं रहा। अंग्रेजी प्रभाव, अंग्रेजी शासन के प्रभाव में ये राजा महाराज केवल नाम मात्र के हैं, जिन्हें रक्षक नचाते हैं। यहाँ व्यंग कर रही हैं, कहती है कि जो अंग्रेजी शासन है उसमें क्या हो गए हैं, राजा जो हैं वो क्या है, सिर्फ एक नाम मात्र के राजा हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, जिन्हें उनके रक्षक नचाते हैं। ठीक है। नया शासक, अब भारत में ना तो चंद्रदेव के और ना उनके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य को कहा गया है, सूर्य वर्णन है, महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, बल्कि गौरांग महाप्रभु का राज्य वैभव है। गौरांग महाप्रभु किसको कहा गया, अंग्रेजों को कहा गया, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चंद्रदेव। प्रकृति पर प्रभाव, गंगा पर बदलाव की बात की गई है। कहानी में गंगा नदी पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना की गई है। इससे प्रकृति पर प्रभाव को दर्शाया गया है। ये सारे ध्यान रखिएगा तथ्य। कलकत्ता की तुलना, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। यह प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग है। ठीक। कहानी में पात्र की बात अगर करें तो कहानी में कोई पात्र नहीं है। कहानी में माफ़ करिएगा, कहानी में दो ही पात्र हैं, एक चंद्रदेव और एक लेखिका। ठीक है, ये दो मुख्य पात्र हैं। बाकी आपके धन्वंतरी हैं, फैमिली डॉक्टर, और चीफ जस्टिस के रूप में आपके आते हैं चित्रगुप्त, उनको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन को भी ध्यान रखिएगा। कलकत्ता की तुलना कैसे की गई इसको आप देख ही लिए। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र, मतलब कलकत्ता ऐसी स्थिति हो गई है कलकत्ता की, ये व्यंग है, उल्टा बोला जा रहा है। जैसे कोई बड़ा अच्छा हंसता है या किसी की आपको आवाज़ नहीं पसंद, आप उसको सीधे सीधे नहीं बोल सकते, तो आप उसको व्यंग करेंगे कि बहुत मीठा बोल रही है, कोयल जैसा आप बोलती रहिए, तो ये व्यंग है। कलकत्ता आदि को देखकर देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। ठीक है, देवराज सुरेंद्र, इंद्र की बात हो रही है। स्वर्ग भी फीका होगा कलकत्ता की जो हालत हो गई है। चिकित्सा और न्याय व्यवस्था, धन्वंतरी है चिकित्सक और न्याय व्यवस्था चित्रगुप्त के लिए है। ठीक है। कहानी में देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय की चर्चा है, जिन्हें अंग्रेजी डॉक्टरों से सीखने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर जो बंग महिला है वो कहती है कि आप आने लगिएगा तो अपने धन्वंतरी को भी लेते आइएगा, अपने फैमिली डॉक्टर को।
अगर पृथ्वी पर आइए तो, क्योंकि जो प्लेग है वो आपके धन्वंतरी से नहीं संभाला जाएगा। उनको आके यहाँ के डॉक्टरों से सीखना पड़ेगा कि प्लेग को कैसे संभाला जाता है। ठीक है, चित्रगुप्त के लिए भी बोलती हैं, देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को भी यहाँ के इंडियन पीनल कोड, देखिए कह रही हैं कि आपके जो चीफ जस्टिस हैं वो ज़्यादा अच्छी सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ से आकर सीखना पड़ेगा उनको सज़ा का प्रावधान कैसा होना चाहिए। किससे? इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर अपने यहाँ की दंड विधि कानून को सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं एक साइड हो जाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही हैं, जो है लेखिका, वो कह रही हैं कि आप लेके आइएगा किसको? चित्रगुप्त को भी, क्योंकि उनको तो ठीक ठाक दंड का प्रावधान उनको आता नहीं है कि सज़ा कैसे दी जाए कैसे नहीं। यहाँ से उनको सीखना पड़ेगा, इंडियन पेनल कोड की धाराओं को देखकर यहाँ दंड विधि कानून को सुधारने का उनको मौका मिलेगा। कहानी में व्यक्त आशा क्या की गई है? लेखिका ने आशा क्या व्यक्त की है चंद्रदेव से? कहानी में लेखिका ने भगवान चंद्रदेव से अपने लिए, देश के लिए आशा व्यक्त की है। अपने देश के लिए वह चाहती हैं कि चंद्रदेव उन्हें और देश के अन्य लोगों को भी उचित अवसर प्रदान करें। ठीक है, लेखिका विश्वास करती है कि जब लॉर्ड कर्जन भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनेंगे, आशा करती हैं, बात करती हैं चंद्रदेव से, और ये बातें वो बोलती हैं कि जब भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनेंगे तब वे चंद्रदेव को किसी कमीशन या मिशन में भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये दोनों ही प्रिय हैं। लेखिका विश्वास करती है कि जब लॉर्ड कर्जन भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनेंगे तब वे चंद्रदेव को किसी कमीशन या मिशन के लिए भेज देंगे, मिशन में भेजेंगे, क्योंकि उन्हें दोनों प्रिय हैं। आशंका यहाँ क्या जताती है लेखिका? लेखिका को आशंका है कि चंद्रदेव की नेत्रों की ज्योति क्या है? मंद पड़ गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि कहानी में लेखिका की आशंका क्या है। तो कहानी में जो लेखिका है उसकी आशंका है कि जो चंद्रदेव हैं उनकी ज्योति क्या है? उनकी ज्योति मंद पड़ गई है, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। अब यहाँ वो कह रही हैं कि चंद्रदेव से बात करती हैं और कहती हैं कि आपकी तो आँख की रोशनी कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जो बच्चे हैं वो भी चश्मा लगा रहे हैं, तो आपकी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, आप तो बूढ़े हो चुके हो। ये भी जिक्र करती हैं, बूढ़े बोलती हैं कि आपके तो आप बूढ़े हो गए हो, तो आपकी जो नेत्रों की ज्योति है वो तो कम हो ही गई होगी। ठीक है, तो कहानी में ये व्यक्त आशा है, जिसमें आशा क्या है वो आपको बता दिया, विश्वास क्या है ये भी बताया, और आशंका क्या रखी गई ये भी मैंने आपको बताया। एक बार देख लीजिए आप। ठीक, कहानी के भीतर आए विषय कौन कौन से कहानी के भीतर आए हैं? पक्षपात, ज्ञान विज्ञान, कलकत्ता की बात की गई है, चिकित्सा, वाहन, चप्पल, बिजली, एकता का सूत्र, तंत्र विज्ञान, परिवर्तन, कानून आदि। तो पूरी कहानी की जो समीक्षा है वो मैंने आपके आगे लाकर रख दी है, और उम्मीद है इससे बेहतर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और आपको ये कहानी जो है अच्छे से समझ आई होगी। और आपके परीक्षा के जो प्रश्न हैं ऐसे ही बनेंगे कि व्यक्त आशंका क्या है लेखिका की, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, कहानी के भीतर कितने विषय आए हैं तो वो भी मैंने आपके आगे रख दिया। कलकत्ता की बात किस लिए की गई है कहानी में, तो वो भी बताया कि स्वर्ग से तुलना पर व्यंग किया गया। ठीक है, धन्वंतरी को क्या कहा गया? फैमिली डॉक्टर कहा गया है। और चीफ जस्टिस कहा गया है किसको? आपके चित्रगुप्त को। ठीक, ये है आपके प्रमुख कथन।
अब भारत में ना तो आपके और न अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य वर्ण महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। यहाँ लेखिका कह रही है किससे? चंद्रमा से कह रही हैं, चंद्रदेव से, कि अब भारत की वह हरी भरी धरती नहीं रही। स्वर्ण प्रसूता मूर्ति, सोने की चिड़िया कही जाने वाली, जिसके गर्भ से सोने निकलते हैं, वो भारत अब नहीं रहा। अब तो आप लोगों के अज्ञात शाक अन्य द्वीपवासी, अब यहाँ अंग्रेजों को बोल दिया इन्होंने, अज्ञात शाक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु लॉर्ड कर्जन इस सुविशाल 1 वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन किया, आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यहाँ कहती है लेखिका कि अब तक जो मैं बातें आपसे कर रही हूँ वो कैसे किया है, मैंने स्थूल रूप से किया है, और ये किसका परिणाम है? ये गौरांग जो प्रभु हैं उन्हीं की कृपा का परिणाम है, जो मैं ये कटाक्ष कर रही हूँ उनके ऊपर। यूँ तो यहाँ के प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों के भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। बात कर रही हैं कि आपके यहाँ जैसे राजा हैं उससे भी अच्छे हमारे यहाँ के राजा हैं। हमारे यहाँ के राजा तो जैसे पुतले की तरह नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। ठीक है। हरित पदोद्भवा त्रैलोक्या पावनी सुरसरी, गंगा जी की बात हो रही है, गंगा की के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं, जो पुल बन रहा है। ठीक है। गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे, हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग है ये। सो मैंने आपको दिखा दिया था। अब देखिए यहाँ पर भ्रमण करने को आए आप तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को भी ले आइएगा। यहाँ व्यंग कर रही हैं कि अगर आपको कभी यहाँ पृथ्वी लोक पर आने का मन हो तो अपने डॉक्टर धन्वंतरी को जरूर लेकर आइएगा। ठीक है। देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को भी साथ लेते आइएगा। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। चित्रगुप्त को नहीं आती दंड विधि कानून। दंड विधि कानून तो यहाँ के चीफ जस्टिसों को आती है। आप ले आइएगा चित्रगुप्त को भी और धन्वंतरी को भी ले आइएगा। ये व्यंग कर रही हैं अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया है लेखिका ने। तो ये हमारी आज की जो कक्षा है, अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है। जो भी इस कहानी से महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी आपको मैंने बता दिए। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी अगली विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।